अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का टॉपिक है फॉर लूप। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर वाइल और डू वाइल दो तरह के लूप्स होते हैं, और इसके साथ साथ आज हम एक तीसरी तरह का लूप जिसको फॉर लूप कहा जाता है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। किसी भी लूप का काम ये होता है कि वो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली रन करे, यानी जहाँ पे भी हमें एक या एक से ज़्यादा सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली हमें उनको एग्जीक्यूट करना होता है, वहाँ पे हम लूप्स को यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फिर फॉर लूप हो। अब जैसा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर हम जानते हैं कि वो एक कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं। जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है तब तक वो लूप चलते रहते हैं, यानी उनकी लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो डिपेंड करती है कंडीशन की वैल्यू के ऊपर कि कब तक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास फॉर लूप के अंदर भी कंडीशन होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि लूप ने कब तक चलना है। तो जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, तब तक हमारा लूप चलता है, और जब फिर हमारी कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा लूप स्टॉप कर देता है चलना। अच्छा, फॉर लूप के बारे में क्या स्पेशल है ये भी आज की वीडियो में अभी हम कवर करेंगे आगे, कि इस लूप को तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इवन डेवलपर्स भी या जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर लूप यूज करना होता है। यानी जब भी उनको लूप यूज करना होता है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो फॉर लूप को यूज करें। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर इस लूप में ऐसी खास बात क्या है। अच्छा, फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। काउंटर कंट्रोल लूप इस लिहाज से कि जी ये एक काउंटर के ऊपर बेस करता है, उस काउंटर को भी आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास फॉर लूप का फ्लो चार्ट मौजूद है जिसमें वी कैन सी कि जी हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, जो फर्स्ट हमारे पास बॉक्स आ रहा है, और इनिशियलाइजेशन के बाद फिर कंडीशन चेक होती है। तो अगर तो कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेटमेंट्स कह लें या लूप की बॉडी कह लें, फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, और उसके बाद फिर हम काउंटर को या कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है तब तक लूप चलता रहता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसके बाद लूप हमारा स्टॉप कर देता है, लाइक वो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाता है। तो फॉर लूप में हमारे पास थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट इज कंडीशन, थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छी कंडीशन को तो हमने पहले भी देखा था कि वाइल और डू वाइल लूप में भी हमारे पास कंडीशन होती है, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है इनको भी चल के देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप के सिंटैक्स के ऊपर बात करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स बाकी लूप्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइल और डू वाइल लूप्स में हमारे पास सिर्फ वाइल और डू वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है, और डू वाइल में भी सिर्फ हमारे पास कंडीशन होती है जहाँ पे वाइल लूप का कीवर्ड आता है। लेकिन फॉर लूप में हमारे पास देयर आर थ्री थिंग्स, एक इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मीन्स कि आप इस लूप में जिस भी वेरिएबल को यूज करेंगे तो आप इस लूप के अंदर ही उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये लूप के अंदर जो भी काउंटर या कंट्रोल वेरिएबल होता है, ऐसा वेरिएबल जो हमारे लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, उस वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट लूप के स्टार्ट होने के टाइम पे एक दफा चलता है, लाइक उसके बाद लूप जितनी बार भी रिपीट होगा चलेगा, उसकी इटरेशंस चलेंगी, उसमें इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल एग्जीक्यूट जस्ट वंस।
इसमें हम एक वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है तो उसके लिए हमें उनको कॉमा के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। और इनिशियलाइजेशन के बाद देयर इज अ सेमीकोलन। उसके बाद जिस तरह वाइल और डू वाइल लूप के अंदर हमारे पास कंडीशन होती है, यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाते हैं, जो कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो लूप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आती हैं उनकी तरफ मूव कर जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इज हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली हमारा वो जो काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू में को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस सेक्शन में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पार्ट में हम काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर रहे होते हैं। तो अब ये लूप जब भी चलेगा तो हर आइट्रेशन के बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट चलेगा। तो यूं समझें फॉर लूप में कुछ वर्किंग इस तरह बनती है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक दफा चलती है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप की फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, पूरी की पूरी बॉडी चलेगी। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जो कि ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास अगली आइट्रेशन से पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट चलेगा। फिर उसके बाद वंस अगेन कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद ये साइकिल चलता रहेगा कि पहले जब भी एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा, और उसके बाद अगली आइट्रेशन से पहले कंडीशन चेक होगी। सो दिस इज अ साइकिल, जिस तरह भी हमने फ्लो चार्ट में भी देखा इसको। तो अब चलते हैं एक कोड की एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम 1 to 5 प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज बाय यूजिंग अ फॉर लूप। इस काम को, इस प्रोग्राम को वाइल और डू वाइल लूप को यूज करते हुए भी अचीव किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, बट हियर वी आर implementing it with the help of for loop। तो अब इस प्रोग्राम में हमने सबसे स्टार्ट में हैश इंक्लूड stdi और हैश इंक्लूड connu.h हमारे पास हेडर फाइल्स हैं जिनको हमने इंक्लूड किया। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है, और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी है। इस मेन फंक्शन की बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमारे पास यहाँ पे काउंट का वेरिएबल है, और अब यहाँ पे फिर नीचे फॉर लूप है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हमने काउंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने ये कंट्रोल वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। उसके बाद अब ये लूप में नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कंडीशन है कि काउंट की वैल्यू जब तक 5 से लेस है या 5 के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं जी, हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें काउंट को 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है। तो फिर इस लॉजिक में काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास काउंट इनिशियलाइज हुआ है 1 से, और ये हर आइट्रेशन के ऊपर इंक्रीमेंट होगा, इसमें एक 1 यूनिट का इजाफा होगा, और फिर इस तरह से ये लूप 5 तक चलेगा। नीचे लूप की बॉडी में हमारे पास printf की स्टेटमेंट है जिसमें हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब ये लूप 5 टाइम चलेगा, और उसके बाद ये हमारे पास 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल थी। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमने उसी तरह से नंबर्स को प्रिंट करना है, बट दिस टाइम हमने उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है कि हमने 10 से लेके 1 तक जाना है। तो स्टार्ट हमने अब 10 से करना है और वैल्यूज नंबर्स को डिक्रीज करते हुए आना है, यानी एक यूनिट की कमी करते हुए आना है। तो 10, 9, 8 इस ऑर्डर में 1 तक हमने इनको प्रिंट करना है। तो अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। इसमें कोड में हमारी लॉजिक तकरीबन उसी तरह से है, बस कंडीशन और इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शंस में बहुत स्मॉल सी चेंज है।
लेट्स सी वो क्या चेंज है। देखें, क्योंकि हमें स्टार्ट 10 से करना है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो अब हमारा काउंटर वेरिएबल या काउंट जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, और अब हमें 10 से लेके 1 तक जाना है, तो फिर कंडीशन भी हमारी चेंज हो गई कि हमें तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करना है जब तक काउंट की वैल्यू या तो 1 के बराबर ना हो जाए या फिर जब तक वो 1 से बड़ी है। और हर राउंड के ऊपर, हर आइटरेशन पे हमें काउंट की वैल्यू में 1 यूनिट की कमी करनी है, तो यहाँ पे काउंट माइनस माइनस है। ठीक है, काउंट माइनस माइनस मीन्स कि काउंट में से जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें से 1 यूनिट डिक्रीमेंट कर दिया जाए। और जबकि नीचे जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उसी तरह से सेम है जो कि हमारे लास्ट प्रोग्राम में थी। तो अब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये 10 से लेके 1 तक हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करेगा। दिस वाज आवर सेकंड प्रोग्राम। अब हम एक और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो कि इससे एक स्टेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेट्स सी उसमें हम लूप को किस तरह यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमने फर्स्ट 10 नंबर्स को प्रिंट करना है। अच्छा, ये काम अभी हम लास्ट प्रोग्राम में भी करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इन नंबर्स को डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। लाइक पहले 1 फिर 2 फिर 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसके साथ साथ इन 10 के 10 नंबरों की हमने एवरेज भी प्रिंट करनी है। तो एवरेज का फार्मूला हम जानते हैं कि एवरेज के लिए सबसे पहले हमें सम लेना पड़ता है। सम लेने के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं तो टोटल नंबर्स का जो काउंट होता है उस पर हम डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं अब प्रोग्राम में हम इसको किस तरह करते हैं। इसके लिए हमारे पास काउंट का वेरिएबल चाहिए जो कि लूप को कंट्रोल करेगा। सम का वेरिएबल चाहिए जिसमें हम नंबर्स को सम करेंगे और इसमें हमें एवरेज का वेरिएबल चाहिए जिसमें फाइनल एवरेज कैलकुलेट होगी। काउंट का जो हमारा फॉर लूप है ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये अब स्टार्ट 1 से हो रहा है और इसमें कंडीशन ये है कि तब तक चलेगा जब तक काउंट की वैल्यू 10 से लेस है या 10 के बराबर हो जाती है, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा लूप। और क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है उसने 10 की तरफ जाना है, इंक्रीज करना है वैल्यू में, तो फिर हमारी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू काउंट के वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम काउंट प्लस प्लस यानी 1 यूनिट का इजाफा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरह से लास्ट 2 प्रोग्राम्स की तरह सेम है कि यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू को यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। प्लस अब यहाँ पे अब हमें साथ साथ हर आइटरेशन के ऊपर सम भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है जी, शुरू में हमने सम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है 0 के साथ, और अब लूप की हर आइटरेशन में हम सम के अंदर काउंट को ऐड कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो काउंट में 1 होगा और सम में 0 होगा। तो पहली दफा जब लूप चलेगा, जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तो सम में भी 1 आ जाएगा, क्योंकि सम की वैल्यू 0 है प्लस काउंट की वैल्यू 1, तो सम में 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो काउंट में 2 होगा, तो सम में पुरानी वैल्यू 1 है और नई वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट टाइम चलेगा तो फिर अब सम में वैल्यू 3 हो, काउंट में वैल्यू 3 हो जाएगी और सम में भी 3 है तो ये 6 हो जाएगी। तो इसी तरह इसी पैटर्न के ऊपर ये लूप 10 तक चलेगा और हर दफा काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो सम में ऐड होती जाएगी। तो जब ये लूप 10 टाइम्स चल जाएगा तो फिर उसके बाद ये लूप स्टॉप करेगा और इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि एवरेज वाली ये है, इस स्टेटमेंट के ऊपर ये लूप ये हमारा एग्जीक्यूशन का फ्लो आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हमारे पास इस स्टेटमेंट में हमने सम की जो भी वैल्यू होगी 1 से लेकर 10 तक, ये सारे के सारे नंबर्स का जो भी सम होगा जो कि एक्चुअली 55 बनता है, उसको हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 नंबर्स हैं ये, और जो भी आंसर आएगा उसको हम एवरेज के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे ये आप नोट करें कि एवरेज की वैल्यू चूंकि डिवीजन का ऑपरेशन आ रहा है इसलिए इसमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है, तो इसलिए एवरेज का जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप हमने फ्लोट रखी है, नॉट इंट। अगर इंट होती तो फिर इसमें डेसिमल पार्ट नहीं आना था, तो इसलिए हमने फ्लोट रखी है इसकी डेटा टाइप। और यहाँ पे एवरेज में हमारे पास 5.5 कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू और स्टोर हो जाएगी।
और फिर नीचे लास्ट में हमारे पास ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जिसमें हम परसेंटेज एफ के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं ताकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को हम डिस्प्ले करवा सकें, और इसको यूज करते हुए हमने यहाँ पे एवरेज के वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। तो दिस वाज आवर थर्ड एग्जांपल। तो अब आज हमने फॉर लूप को जाना और इसके साथ साथ हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स की हैं फॉर लूप के हवाले से। सो द एडवाइस फॉर यू इज कि आप इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद इन तीनों प्रोग्राम्स को टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस या इसके अलावा जो भी आपके पास IDE है उसके ऊपर आप इन प्रोग्राम्स को टाइप करें और उसके बाद खुद से एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखें और इनकी आउटपुट को चेक करें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।